हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। आपने ये चीज मुश्किल है किसी देश में आज तक सुनी हो जो भारत ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मैंने पहली बार इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट सुना है और इसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो सुन के एक बार आप भी हिलोगे। 130 बिलियन डॉलर रुपया इंडिया लगा रहा है रिवर के फ्लो, जो इंडिया में रिवर नदियां मतलब रिवर्स बहती हैं, मतलब जो दरिया बहते हैं उनका फ्लो चेंज करने के लिए। मतलब कोई रिवर का बांग्लादेश आता हाँ, है, कोई पाकिस्तान आता है, कोई चाइना की तरफ जाता है, हाँ, कोई नेपाल की तो तरफ जाता है, मतलब कोई भूटान उनका की तरफ फ्लो जाता है। चेंज करने के लिए उसको फ्लो चेंज 130 बिलियन डॉलर भारत लगा रहा है। मतलब अपनी जमीन को जरखेज करने ये के लिए। जिसक होगा तो भारत के किसान भी इससे फायदा उठाएंगे। भारत किसी का भी पानी रोक दे, भारत कर सकता है, भारत के हाथ में होगा सब कुछ। बिल्कुल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 130 बिलियन डॉलर, हमारी आधी जीडीपी बिल्कुल के तकरीबन। बिल्कुल। तो भाई काउंट डाउन करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। जरा सोचिए, नेचर के फ्लो को कंट्रोल करना, देश की बड़ी बड़ी रिवर्स की डायरेक्शन को बदलना, और जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ सूखा ना पड़े, एंड जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ बाढ़ भी ना आए। सुनने में ये कोई एक साइंस फिक्शन स्टोरी लगती है, राइट? लेकिन ये सच होने वाला है, क्योंकि इंडिया बना रहा है दुनिया की सबसे बड़ी और डेयरिंग वाटर प्रोजेक्ट। ये एक मैसिव इंजीनियरिंग मार्वल है जो पूरे देश की जियोग्राफी को भी बदल देगा। एक्चुअल में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हर साल एक अजीब इम्बैलेंस सिचुएशन का सामना करती है, जिसमें नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर होती है, जिसके कारण बिहार, असम के साथ ही लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया के अंदर काफी इलाके पानी में डूब जाते हैं। वहीं सेम टाइम पर या उसके आसपास कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु के कुछ इलाके सूखे से ग्रस्त होते हैं। पिछले साल 2024 में बेंगलुरु ने एक सीवियर वाटर क्राइसिस का सामना किया था। वहीं उसी समय देश के कुछ शहर जो नदी के किनारे थे वो भारी बाढ़ का सामना कर रहे थे। ये बैलेंस ना सिर्फ शहरों में बल्कि हमारी फसलों और इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट करता है, जिससे किसानों की फसलें तो खराब होती है, साथ ही हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है वो अलग। एंड सिर्फ फार्मर्स की बात नहीं है, बढ़ती हुई अर्बन फ्लडिंग एंड वाटर क्राइसिस से इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा नुकसान पिछले कुछ सालों में हुआ है। एंड इंडिया में जितने भी बड़े शहर है सबकी इमेज पर ग्लोबली नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो इंडिया में एग्रीकल्चरल आउटपुट डायरेक्ट 2 गुना बढ़ सकता है। बाढ़ और सूखे के कारण फसलें खराब नहीं होगी तो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा, एंड अर्बन वाटर क्राइसिस एंड फ्लडिंग भी सोल्व होंगी। मगर सोचिए, अगर इन दोनों समस्या का एक ही हल हो। इंडिया का सबसे एम्बिशियस वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इसी सोच का नतीजा है। और ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो एक सिविल इंजीनियरिंग का मार्वल होगा। डिटेल्स में आज इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको कंप्लीट करने में बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च आएगा, एंड ये कैसे काम करेगा वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। तो फ्रेंड्स, इंडिया में हर साल 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर रेनफॉल होती है, लेकिन ये बारिश सिर्फ 4 महीने जून से सितंबर के बीच आती है। इसका मतलब ये है कि बाकी के जो 8 महीने हैं भारत के बहुत से हिस्सों में पानी की काफी कमी होती है। इंडिया में दुनिया के 18% लोग रहते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है। इंडिया में जो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है वो मानसून है, एंड मानसून से ही इंडिया की नदियां और झीलों में 80% तक पानी आता है। लेकिन ये बारिश उन जगहों पर नहीं आती जहाँ सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, जिसका नतीजा है कि इंडिया में 29% ऑफ टोटल लैंड एरिया इनफर्टाइल है, मतलब बंजर है। उस समय पर मानसून ना आने के कारण साउथ एंड वेस्ट इंडिया में काफी चैलेंजेस आते रहते हैं। काफी सारे गांव इस रीजन में ऐसे तक होते हैं जहां पीने का पानी लोगों को नसीब नहीं होता है। छोड़ दीजिए, कितने सारे किसान हर साल यहाँ कर लेते हैं। अब इन सभी प्रॉब्लम का केवल एक ही सोल्यूशन है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जो देश में इक्वली वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करे और सभी नदियों को एक दूसरे से कनेक्ट करे। और ये कैसे बनाएगा भारत से होकर निकले जहाँ पानी का सबसे बड़ा नदियों के आपस में जोड़ने के साथ ही हम नदियों के फ्लो को भी कंट्रोल कर सके, एंड इसके लिए ह्यूज डैम डेवलप किया जाए और बाकी सब चीजों को डेवलप किया जाए, जिसका मोटिव हो देश के उन इलाकों तक पानी पहुंचाना जहाँ हर साल सूखा पड़ता है या फिर जहाँ पानी की काफी कमी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए सूखे इलाकों तक पानी तो पहुंचेगा ही, साथ ही जो हर साल पहाड़ी इलाकों में ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन में ओवरफ्लो के कारण बाढ़ आती है वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर ये एक तीर से 2 निशाने हैं। जहाँ पानी की जरूरत नहीं है वहाँ से पानी को डाइवर्ट करके उन जगहों पर पहुंचाना जहाँ पानी की जरूरत है। ये प्रोजेक्ट कितना कारगर साबित हो सकता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। अगर ये प्रोजेक्ट पहले से इंडिया में होता तो हमारे देश को ये बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें 2015 का चेन्नई फ्लड, अगर एक्सेस पानी को टाइमली डाइवर्ट किया जाता तो ये इतना बड़ा विनाशकारी नहीं होता। 2019 में बिहार में बाढ़ आई। इस प्रोजेक्ट से गंगा और ब्रह्मपुत्र के ओवरफ्लो को कंट्रोल किया जा सकता था और इस बाढ़ को रोका जा सकता था। 2021 में महाराष्ट्र और कर्नाटका में सूखा पड़ा था। अगर उस दौरान कृष्णा और गोदावरी लिंक एक्टिव होता तो ये राज्य पानी की कमी से बच सकते थे। एंड इस प्रॉब्लम की वजह से ही नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA के द्वारा नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसका एम है देश की 60 से ज्यादा नदियों को कैनाल्स और टनल के जरिए जोड़ना। सबसे पहले ब्रिटिश इरा में सर आर्थर गॉर्डन ने इंडिया के लिए रिवर इंटरलिंकिंग का आइडिया दिया था, क्योंकि उन्होंने भारत की ज्योग्राफिक प्रॉब्लम को समझ लिया था। उनका मानना था कि नॉर्थ साउथ रिवर
इम्बैलेंस को सोल्व किया जा सकता है रिवर इंटरलिंकिंग से। लेकिन उस दौर में गाँव में कुएं और तालाब थे, ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा था, इसलिए इस आइडिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1970 में डॉक्टर KL राव, एक डैम इंजीनियर और फॉर्मर इरिगेशन मिनिस्टर, उन्होंने सरकार को नेशनल वाटर ग्रिड बनाने का प्रपोजल दिया, क्योंकि उनको अंदाजा था कि साउथ इंडिया फ्यूचर में सीवियर वाटर शॉर्टेज झेलेगा। 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने रिपोर्ट पब्लिश की, नेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, हिमालयस कंपोनेंट एंड पेनिनसुलर कंपोनेंट। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। 1999 में जब एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई तो प्लान को फिर से रिवाइव किया गया, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी भी स्लो रहा। अब हाल के कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट में तेजी आई है। 25 दिसंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा, जो इस मेगा रिवर इंटरलिंकिंग मिशन की शुरुआत का नया दौर है। चलिए अब समझते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये पूरा प्रोजेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हिमालयन कंपोनेंट, दूसरा है पेनिनसुलर कंपोनेंट। हिमालय कंपोनेंट नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न रिवर्स को कवर करता है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और इनकी ट्रिब्यूटरीज नदियों को जोड़ने का काम होगा। यहाँ हैवी रेनफॉल होती है और ये नदियाँ हर साल फ्लड कॉज करती है। इस कंपोनेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इन रिवर्स के एक्स्ट्रा पानी को कंट्रोल करके पेनिनसुलर इंडिया की ड्राई रिवर्स तक पहुंचाया जाए। और ये इस प्रोजेक्ट का काफी डिफिकल्ट फेज भी होगा, क्योंकि हिमालयस पर टनल के नीचे से निकालनी होगी और बड़े बड़े डैम भी बनाने होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़े चैलेंज होंगे। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, जो है पेनिनसुलर कंपोनेंट। ये साउथ इंडिया की ड्राई और सीजनल रिवर को कवर करता है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी शामिल है, जो किसी हिमालय से नहीं आती, बल्कि ये अपने पानी के लिए बारिश और दूसरे सोर्स पर डिपेंड है। अब प्लान एक्चुअल में यह है कि हिमालयन नदियों का पानी लाकर इन रिवर्स में दिया जाए, ताकि ड्रॉट फ्री जोन को बनाया जा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट में 30 मेजर रिवर लिंक्स का प्लान बनाया गया है, जिसमें 14 हिमालयन रीजन में है और 16 पेनिनसुलर रीजन में है। ये सारे के सारे जो लिंक होंगे वो डैम्स, कैनाल के जरिए आपस में कनेक्ट होंगे। प्लान है कि 12,000 किलोमीटर से ज्यादा कैनाल और टनल बनाया जाए, 3,000 से ज्यादा डैम और बैराज को बनाया जाए, डोजन्स ऑफ टनल एंड पंपिंग स्टेशन बनाया जाए, हाई टेक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाए। इन सबको बनाने में IIT, NWDA, L&T, NHPC जैसी बड़ी एजेंसीज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसको बनाने में 11 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च और 20 से 30 साल का समय लग सकता है। अब जानते हैं इस प्रोजेक्ट के कुछ बड़े बेनिफिट्स के बारे में। इस प्रोजेक्ट के बन जाने से काफी बड़े फायदे इंडिया को होने वाले हैं, जिसमें ड्रॉट एंड फ्लड्स का परमानेंट सोल्यूशन हो जाना, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा और डबल तक हो सकता है, क्योंकि सूखे और बाढ़ से फसलें खराब नहीं होंगी और ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़ सकेंगे। वाटर क्राइसिस सिटीज में भी सोल्व होंगे, जितने भी शहर नदियों के किनारे हैं वो सब सेफ हो जाएंगे। लंबे समय से जो ग्राउंड वाटर है वो तेजी से नीचे जा रहा था, उसमें भी काफी बेनिफिट होंगे और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है वो लंबे समय तक चलेगा और उस दौरान काफी ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत भी होगी। एंड कंप्लीट हो जाने के बाद भी सब चीजों के रखरखाव और मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा लोग चाहिए होंगे, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों जॉब जनरेट होगी। इन रिवर के इंटरलिंकिंग हो जाने से हाइड्रो पावर का भी पोटेंशियल बढ़ जाता है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट सिर्फ एक पानी का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि एक एनर्जी रिवोल्यूशन भी हो सकता है। जब हम रिवर्स को डैम्स और बैराज के जरिए कनेक्ट करते हैं तो उनमें से फ्लोइंग वाटर के प्रेशर का यूज करके हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेट किया जा सकता है। NWDA के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग अगर सभी प्रपोज्ड डैम्स और बैराज का यूज हाइड्रो पावर के लिए किया जाए तो इस प्रोजेक्ट से लगभग 34,000 से 40,000 मेगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो सकती है। ये एनर्जी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में हेल्प करेगी, इंडस्ट्रीज को पावर देगी, इरिगेशन पंप्स को पावर देगी, ग्रिड के लोड्स को बैलेंस करेगी, क्लीन एनर्जी बना के कार्बन एमिशन कम करेगी। स्पेशली हिमालयन कंपोनेंट में ये पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई के कारण रिवर्स का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा इस इंटरलिंकिंग के बन जाने से लॉजिस्टिक एंड फ्रेट मूवमेंट के अंदर भी काफी किए जा सकते हैं। इंडिया ट्रेडिशनली तो रोड एंड रेल लॉजिस्टिक पर डिपेंड कर रहा है, बट वाटर ट्रांसपोर्ट जो सबसे सस्ता है, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मेथड है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से एक नेशनल इनलैंड वाटरवे नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब रिवर्स के इंटरकनेक्टेड सिस्टम का यूज शिप, कार्गो बोट्स के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा सकता है। पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल हब को भी रिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है। वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से यहाँ पे कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे 2.5 से 3 रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है। वहीं रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ 1.5 से 2 रुपए की कॉस्ट आती है पर किलोमीटर पे। बात अगर वाटर ट्रांसपोर्ट की करें तो यहाँ पे 1 रुपए से भी कम की कॉस्ट आएगी पर किलोमीटर पर। हैवी फ्रेट जैसे कोल, आयरन, सीमेंट, एग्री प्रोडक्ट को इजीली मूव किया जा सकता है। नए लॉजिस्टिक कॉरिडोर भी बनेंगे, गंगा से ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र से गोदावरी और गोदावरी से कृष्णा तक पूरा सिस्टम एक मैसिव फ्रेट रूट बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे गंगा को कोलकाता से वाराणसी तक ऑलरेडी नेशनल वाटरवे 1 के तहत यूज किया जा रहा है। आगे जाके गोदावरी और कृष्णा से इसको कनेक्ट करके ईस्ट टू साउथ सीमलेस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट होगा वो हम समझते हैं। अभी के डेटा के हिसाब से भारत के पास लगभग 1440 मिलियन एकड़ फीट सरफेस वाटर है, पर 1979 तक सिर्फ 220 मिलियन एकड़ फीट पानी यूज हो रहा था। मतलब 85% ऑफ पानी या तो बेकार जा रहा है या फिर तबाही मचा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम 946 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को प्रोडक्टिव यूज में ला सकते हैं। वैसे तो इंडिया में काफी वाटर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है, जो ऑलमोस्ट एक हाईवे की तरह पूरे देश को कनेक्ट कर देगा। लेकिन चलिए हम जानते हैं कुछ मुख्य लिंक प्रोजेक्ट्स के बारे में। नंबर 1 पे है केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। यह भारत का पहला इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। ये केन नदी मध्य प्रदेश का पानी बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में ले जाएगा।
मिलेगा। इससे बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र को पानी मिलेगा। लगभग 10,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 62,000 लोगों को पीने का पानी मिलेगा। बहुत चल रहा साथ ही है इसमें भाई। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर भी जनरेट होगी। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो इसमें दोदन डैम, 221 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल सिस्टम एंड सीवियर लिंक कैनाल इन्वॉल्व होगी। इसमें दोदन डैम को केन रिवर पर बनाया जा रहा है। ये डैम पानी को स्टोर करेगा और जरूरत के टाइम पर टनल के थ्रू बेटवा रिवर को रिलीज करेगा। एंड अकेले इस लिंक को बनाने में 44,605 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कॉस्ट शेयरिंग की बात करें तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट या फंड कर रही है और 10% एमपी और यूपी मिलकर करेंगे। $5 बिलियन है, पार नर्मदा तापी लिंक, ये भी एक अप्रूव्ड लिंक प्रोजेक्ट है जिसको साउथ गुजरात एंड नॉर्थ महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ये पश्चिम की ओर से बहने वाली पार और तापी नदियों को नर्मदा से जोड़ेगा। एंड इस इंटरलिंकिंग से काफी ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, ट्राइबल एरिया को पानी मिलेगा एंड काफी हद तक बाढ़ आने के चांसेस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। बात करें इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की तो गुजरात के विरोध के कारण प्रोजेक्ट फिलहाल रुका हुआ है। थर्ड प्रोजेक्ट है दमन गंगा पिंजर लिंक प्रोजेक्ट। ये भी एक अप्रूव्ड लिंक प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन की बात करें तो महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली में होगा। ये दमन गंगा और पिंजर नदियों को जोड़कर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में पानी की सप्लाई को बढ़ाएगा। इसका मेन पर्पस है मुंबई के ड्रिंकिंग वाटर की जरूरतों को पूरा करना। फोर्थ है महानदी गोदावरी लिंक। इस प्रोजेक्ट को उड़ीसा टू आंध्र प्रदेश के बीच बनाया जाएगा। यह सरप्लस वाटर को महानदी से निकालकर गोदावरी तक लाएगा और आगे इसको कृष्णा और कावेरी से जोड़ने की योजना है। इसका मेन पर्पस होगा दक्षिण भारत के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की आपूर्ति करना और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। बात इस प्रोजेक्ट की स्टेटस की करें तो फिजिबिलिटी स्टडीज कंप्लीट है। प्रोजेक्ट फ्यूचर में इम्प्लांट होता हुआ आपको दिख सकता है। फिफ्थ नंबर पे इंचमपल्ली नागार्जुन सागर लिंक। फिजिबिलिटी स्टडीज इसकी भी डन है, काम अभी थोड़ा अटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी नदी के इंचमपल्ली से नागार्जुन सागर तक पानी को ले जाएगा, लेकिन तेलंगाना स्टेट के ऑब्जेक्शन के कारण काम अभी अटका हुआ है। शारदा यमुना लिंक जिसको हम SYL के नाम से भी जानते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी इसकी भी डन हो चुकी है। बात लोकेशन की करें तो ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में होगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो शारदा रिवर से पानी यमुना में लेके जाएगा। इस लिंक का पर्पस हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और दिल्ली NCR में पानी की आपूर्ति और सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना है, लेकिन पंजाब के ऑब्जेक्शन के कारण ये भी अभी अटका हुआ है। नंबर 7 पे है घाघरा यमुना लिंक। इसकी भी फिजिबिलिटी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है। घाघरा नदी के सरप्लस पानी को यमुना में डाइवर्ट करेगा ताकि यूपी के पश्चिमी क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिल सके। इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडीज ऑलरेडी कंप्लीट है, अभी आगे की मंजूरी बाकी है। एंड इंटरस्टेट प्रोजेक्ट की बात करें तो नंबर 8 पे है गोदावरी कृष्णा कावेरी लिंक। इसका मेन पर्पस ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम गोदावरी टू कृष्णा एंड देन टू पेन्नार एंड कावेरी। नंबर 9 पे है कॉफी मैंची लिंक जिसको बिहार के अंदर डेवलप किया जाना है। इसका मेन पर्पस होगा बाढ़ को कंट्रोल करना और सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना। इसके अलावा महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा इंट्रा स्टेट लिंक प्रपोज्ड है और बिहार के अंदर 6 से ज्यादा इंट्रा स्टेट लिंक्स है। वहीं उड़ीसा के अंदर 5 से ज्यादा है। इन सब के अलावा भी काफी सारे ऐसे लिंक प्रोजेक्ट है, या तो जो प्रपोज्ड है या फिर उनकी फिजिबिलिटी स्टडीज कंप्लीट हो गई है। उनकी इमेज मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से एक एक लिंक्स को पढ़ सकते हो। तो यार वीडियो खत्म यार भाई, फायदे ही फायदे हैं यार ये तो। हाँ यार इसका पता है फायदा सबसे बड़ा क्या है? हाँ। मतलब $135 बिलियन वैसे नहीं लग रहा भाई, इसमें। मतलब हर स्टेट में इंटरलिंक्स कनेक्शन कर फर्ज करो जहाँ पानी नहीं वहाँ पानी पहुँचेगा, हिमालय से पानी लाया जाए। अब साउथ साइड काफी सारे पहाड़ी इलाके जितने उधर बारिशें बड़ी होती है। हाँ। और उसका पानी उत्तराखंड साइड हो गया, उधर ये जगह सैलाब भी आ जाते सैलाब आ हैं, जाते तो वो उसका जो पानी है मुख्तलिफ जगहों पे ट्रांसफर करके हाँ। जितना जहाँ सूखा पड़ता है उसको पहुंचाना, उसको और पहुंच जो जाएगा। पानी वेस्ट होता है वेस्ट होने से बचेगा, और जो बाढ़ आती है वो आना बंद हो जाएगी। इंडिया का हाँ। 30% जो लैंड अनफर्टाइल है, हाँ। सोचो उधर और हो जाए तो भाई एग्रीकल्चर इंडिया कितना में पुश करेगा भाई बहुत मतलब। और जो पानी जाया होता है समंदर में चला जाता है वो हाँ। कितना बचेगा, वो भी कितना और बचेगा। सूखा पड़ने के तो फिर चांस ही नहीं अगर ये चीज़ हर होगी। किसान माला माल होगा, माला माल होगा भाई। $130 बिलियन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, और इसको इंजीनियरिंग मार्वल क्यों बोला जा रहा है भाई? प्रोजेक्ट ही ऐसा है, प्रोजेक्ट ही ऐसा है भाई। यार। पूरे भारत में जो रिवर्स है उनके फ्लो चेंज कर और देना। काफी सारी जगहों पे। हाँ, किसी को ये बोलो तो भाई वो पहले आपको मजाक राख के मारेगा, समझेगा, मजाक पाकिस्तानी समझेगा। किसी पाकिस्तानी को बोलो राख के मारेगा कि भाई पागल है, बिल्कुल ऐसे कौन कर। और काफी सारे प्रोजेक्ट पर काम चल भी रहा है, चार भी रहा है, कुछ कंप्लीट भी हो गया, कुछ आधे कंप्लीट हो गए, हाँ। कुछ भी शुरू हो रहा है। ये हाँ। बहुत बड़ा बहुत प्रोजेक्ट, बड़ा, और 10 से 20 साल में कंप्लीट तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा रखना तो यार।